हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की साइंस की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं, जिनकी कि आपकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अभी तक हमारी लगभग 35 प्रश्नों की और थ्योरी की दोनों को मिला के 35 प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हो चुकी हैं। कुछ मैराथन क्लास के नाम से हैं और कुछ प्रैक्टिस सेट के क्लास के नाम से हैं। तो अगर आपको साइंस की कंप्लीट तैयारी चाहिए तो आप सिर्फ एक ये प्लेलिस्ट देख लीजिए, जहाँ पे अभी 35 क्लासेस ऐड हैं। ये क्लासों की संख्या अभी बढ़ेगी ही, जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये क्लासेस कंटिन्यूसली लगातार आपकी चलती रहेंगी। तो ये क्लासेस आप जरूर देखिएगा, जिससे आपके साइंस की कंप्लीट तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चाहे वो आपका सिलेबस हो, यानी थ्योरी वाले पोर्शन भी कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी, एमसीक्यू प्रश्नों की प्रैक्टिस भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? 110 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड या 440 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वायु में पूछा है। देखिए, ध्वनि क्या होती है? ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगें होती है कि नहीं? ध्वनि कैसे तरंगें होती हैं? ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। अनुदैर्घ्य, अब अनुदैर्घ्य तरंगें होने की वजह से ये जो ध्वनि है सिर्फ और सिर्फ तीन ही माध्यम में गति कर सकती हैं, चाहे वो सॉलिड हो और लिक्विड हो या फिर गैस। तीन माध्यम में ही ध्वनि गति कर सकती है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गति जो होती है ध्वनि की वो किसमें होती है? गैसेस में होती है। ठीक है, लेकिन निर्वात में ध्वनि गति ही नहीं कर सकती। जहाँ पे कोई भी माध्यम प्रेजेंट नहीं होगा वहाँ पे ध्वनि गति नहीं कर पाएगी। अब सॉलिड में भी सबसे ज़्यादा ध्वनि की गति किसमें होती है? एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकेंड। और द्रव में अगर समुद्री जल की बात करें तो समुद्री जल में जो ध्वनि की गति होती है वो कितनी होती है? 1531 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 1531 मीटर पर सेकेंड। वहीं पे वायु में हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की गति कितनी होती है? 1284 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा वायु में पूछा है कि वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 330 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, नीला लिटमस पत्र किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? सफ़ेद, लाल, काला या फिर बैंगनी। जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर ये अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए यूज होता है। तो देखिए, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा। अनिल याद रखिएगा और छलन याद रखिएगा। अनिल मतलब आ से क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा अम्ल। आ से क्या होगा? अम्ल। नी से मतलब हो जाएगा नीला, नी से नीला। और ला से क्या हो जाएगा? लाल। नी से हो जाएगा नीला और ला से हो जाएगा लाल। यहीं पे छलन में छा से ये किसको बताएगा? छा बताएगा क्षार को, ला बताएगा लाल को और न बताएगा किसको? नीला को। तो देखिए, अनिल मतलब अम्ल नीले लिटमस को पेपर को किस में बदल देता है? लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। वहीं छलन में क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देता है। आप ये दो सिर्फ ट्रिक याद रखिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि अम्ल किस नीले को लाल में बदलता है कि क्षार लाल को नीले में बदलता है। तो ये इससे इस ट्रिक से आपका क्लियर रहेगा। अनिल अ से अम्ल, नी से नीले को लाल में बदलता है। छलन छ से क्षार, ला से लाल को नी से नीले में बदलता है। तो यहाँ पे नीला लिटमस पेपर परिवर्तित हो रहा, तो यानी ये अम्ल है और अम्ल नीले को किस में बदलता है? लाल में बदलता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्च मस्तिष्क स्थित डैश डैश द्वारा नियंत्रित होती हैं? सेरिब्रम द्वारा, सेरिबेलम द्वारा, थैलेमस द्वारा या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो देखिए, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अगर आप यहाँ पे अपनाइए तो जो सेरिब्रम होता है और थैलेमस होता है ये पश्च मस्तिष्क नहीं बल्कि अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं, और सेरिबेलम और मेडुला ये होते हैं पश्चिम मस्तिष्क के भाग। तो यानी दो ऑप्शन ये तो यहीं से कट गए, पहला और थर्ड ऑप्शन जो है ये यहीं से कट गया। बचा क्या? बी और डी। तो बी और डी में आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए, इसको चलिए थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे हम ब्रेन को ही डिस्कस कर लेते हैं अगले पेज में।
तो देखिए जो ब्रेन होता है ना, हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क 3 भागों में बँटा होता है। मस्तिष्क कितने भागों में बँटा होता है? 3 भागों में। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। कितने में? 3 भागों में बँटा होता है, अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क में बँटा होता है। जहाँ पे जो अग्र होता है, अग्र 2 भागों में बँटा होता है, सेरिब्रम और डाइंसफ्लॉन, और डाइंसफ्लॉन भी 2 भागों में बँटा होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम दिया है ऑप्शन में। और मध्य मस्तिष्क ये सबसे छोटा भाग होता है, ये सबसे छोटा भाग होता है। वहीं पे पश्चिम मस्तिष्क भी 3 भागों में बटा होता है, एक है सेरिबेलम, दूसरा है पॉन्स वेरेलाई और तीसरा है मेडुला ओब्लांगेटा। तो सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस किसके भाग हैं? अग्र मस्तिष्क के, और सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा किसके भाग हैं? पश्चिम मस्तिष्क के। और अगर अब हम अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क 3 भागों में बटा है, अभी हमने देखा 2 भागों में बटा है, सेरिब्रम और दूसरा डाइंसफ्लॉन। डाइंसफ्लॉन के 2 भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो जो सेरिब्रम होता है ये प्रमस्तिष्क का, इसको प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, इसीलिए इसको प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। और ये सबसे बड़ा उपभाग होता है। देखिए सबसे बड़ा भाग तो अग्र मस्तिष्क हो गया, और इसका ये भाग है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ये सबसे बड़ा उपभाग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा ब्रेन का उपभाग होता है। लगभग 2/3 पार्ट होता है ब्रेन का, 2/3 पार्ट कौन होता है? सेरिब्रम ही होता है। और ये सबसे डेवलप्ड पार्ट भी होता है, सबसे ज़्यादा विकसित होता है। और सेरिब्रम का काम क्या होता है? सोचने का काम करना। कोई चीज़ अगर समझना है तो सोचना, समझना, और उसके अलावा बुद्धि, याददाश्त, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? बुद्धि, याददाश्त, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? तो ये सेरिब्रम वाले पार्ट में ही आती हैं। ये चतुराई का केंद्र होता है ना, यानी जितनी भी जो ज़्यादा माइंड लगाने वाली एक्टिविटी होती हैं वो सेरिब्रम वाले पार्ट से ही रेगुलेट की जाती हैं, चाहे सोचना, समझना, बुद्धि, याददाश्त, जो चतुराई होती है, इन सभी का ये केंद्र होता है। यानी जितने भी तार्किक निर्णय लिए जाते हैं ना, सारे सेरिब्रम से ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो जो तार्किक निर्णय लिए जाते हैं, तार्किक निर्णय किससे कंट्रोल किए जाते हैं? सेरिब्रम से ही कंट्रोल किए जाते हैं। अब आ जाते हैं डाइंसफ्लॉन वाले भाग में। डाइंसफ्लॉन 2 भागों में बटा होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस होता है ना, ये जितनी भी जैसे देखने वाली क्रिया, देखने की क्रिया को कंट्रोल करता है। स्पर्श यानी जो टच, स्पर्श को महसूस करेगा, स्पर्श करने को कंट्रोल करेगा। सूंघना, सूंघना एवं स्वाद, ये सारी एक्टिविटी किसके द्वारा रेगुलेट की जाती हैं? ये सारी सूचनाएं किस भाग में रुकती हैं? तो ये थैलेमस वाले भाग में रुकती हैं। ये किसके द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं? तो थैलेमस वाले भाग से कंट्रोल की जाती हैं। और दूसरी बात, एक चीज़, ये बाहरी दर्द को महसूस कराता है। जो थैलेमस होता है ये बाहरी दर्द को महसूस कराता है। अब बाहरी दर्द में क्या आ जाएगा? बाहरी दर्द में आ जाएगा जैसे सुई चुभ होने से जो दर्द हुआ, मान लेते हैं किसी को सुई चुभी, तो सुई से जो दर्द हुआ वो थैलेमस वाले भाग में जाएगा। और किसी भी चीज़ से जो चोट लगी, कांटा चुभा, कुछ भी जो बाहरी चोट लगती है, बाहरी दर्द को कौन महसूस करता है? थैलेमस वाले भाग में जाके स्टोर होती हैं। वहीं पे जो हाइपोथैलेमस होता है ये आंतरिक दर्द को महसूस करता है। अब आंतरिक दर्द में क्या आ जाता है? जैसे पेट दर्द, पेट दर्द ये किस में आता है? आंतरिक दर्द में आता है। तो इसको, ये किसके पास जाएंगे? पेट दर्द की सूचनाएं हाइपोथैलेमस के पास जाएगी। हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। सिर दर्द, पेट दर्द, ये सब किस में आता है? हाइपोथैलेमस के अंडर में आता है। ये फीलिंग्स को कंट्रोल करने का काम करता है, फीलिंग्स को रेगुलेट करता है। फीलिंग्स में कौन कौन सी फीलिंग्स आ जाएंगी? जैसे प्यार है, प्यार किस में आता है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में आता है। घृणा, घृणा भी किस में आता है? हाइपोथैलेमस में। नफरत, ये हाइपोथैलेमस में आता है। उसके अलावा प्यास, हंसना, ये सब किसमें के, मतलब किसके अंडर में ये जाता है? किसके पास इसकी सूचनाएं जाती हैं? तो हाइपोथैलेमस के पास जाती हैं, और यही कंट्रोल करने का काम करता है। प्यास है, सुख, दुख, तो ये सब किसके अंडर में आता है? हाइपोथैलेमस के अंडर में आता है। तो अग्र मस्तिष्क आपको समझ में आ गया, सेरिब्रम का काम क्या है, थैलेमस का काम क्या है, और हाइपोथैलेमस का काम क्या है। अब आ जाते हैं पश्चिम मस्तिष्क में। तो पश्चिम मस्तिष्क भी 3 भागों में बटा होता है, एक होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है पॉन्स वेरेलाई और तीसरा होता है मेडुला ओब्लांगेटा। तो जो सेरिबेलम होता है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको छोटा दिमाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छोटा दिमाग इसको कहा जाता है, और अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। और ये सारी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करता है? जितनी भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, उनको कंट्रोल करता है। साथ ही शरीर का संतुलन बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम ही करता है। जो शराबी होते हैं ना, उन जब भी वो मतलब ज़्यादा शराब पीते हैं
तब फिर उनका सेरिबेलम ही डिसबैलेंस होता है। देखिए जो भी शराबी होते हैं, ज़्यादा जो अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, वो डगमगा के चलते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी के संतुलन बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। और जब भी ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन किया जाता है, शराब का सेवन किया जाता है, तो सेरिबेलम जो है ये सही ढंग से कार्य नहीं करता है। और साथ ही सेरिबेलम का एक और महत्वपूर्ण काम है, ये जो मांसपेशियां हैं ना, मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, यानी मांसपेशियों के संकुचन को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? मांसपेशियों के संकुचन को कंट्रोल करने का काम करता है। अब मांसपेशियों के संकुचन को कंट्रोल करेगा, इसका मतलब ये है कि कौन सा अंग कितना मोड़ना है, कितना मोड़ लेना चाहिए, उसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम ही कंट्रोल करता है। और साथ ही जो हृदय होता है, हार्ट होता है, उसको धड़कने को कौन रेगुलेट करता है? उसको धड़कने में सहायता सेरिबेलम ही करता है। बोलने की क्षमता को भी डिसाइड करता है, जो बोलते हैं ना, बोलने की क्षमता को भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए जो ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, स्पीकिंग पावर को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। इसीलिए जो शराबी होते हैं, जो ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, वो अड़ड़ बड़ड़ इधर उधर का बोलते भी हैं, और उनकी बॉडी में भी संतुलन नहीं रहता है, क्योंकि उनका सेरिबेलम सही ढंग से कार्य नहीं करता है। अब आ जाते हैं पोन्स वेरुलाई पे। पोन्स वेरुलाई का ज़्यादा कुछ काम नहीं होता। ये प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, यानी जो सेरिब्रम होता है और सेरिबेलम, दोनों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ठीक है, प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क के मध्य ये तंत्रिका कड़ी का काम करता है। एक काम इसका होता है, ये श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है? श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। और जितने भी बॉडी से स्टिमुलस आते हैं, उद्दीपन आते हैं ना, तो ये क्या करेगा? स्टिमुलस को लेगा और लेके ग्रहण करेगा, ग्रहण करके ब्रेन के सारे भागों तक ये पहुंचाएगा उस सिग्नल को। ठीक है, ये किसका काम होता है? पोन्स वेरुलाई का काम आता है। अब आ जाते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा पे। ये बहुत मतलब मेन रोल परफॉर्म करता है। जितने भी इनवॉलेंट्री, जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं ना, सारी अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं। अब जो अनैच्छिक क्रियाएं भी होती हैं, ये भी दो तरीके की होती हैं। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं जैविक क्रियाएं होती हैं, कुछ अनैच्छिक क्रियाएं सहायक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी इनवॉलेंट्री एक्शन जिनके न होने पे डायरेक्ट मृत्यु हो जाए। अगर ये क्रियाएं नहीं होंगी तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, उनको क्या बोलेंगे? जैविक अनैच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। अब जैविक अनैच्छिक क्रियाएं में क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा श्वसन, श्वसन के अलावा पाचन। अगर पाचन भी नहीं होगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। हृदय की धड़कन, हृदय का धड़कना है, उत्सर्जन भी किस में आ जाएगा? उत्सर्जन भी जैविक अनैच्छिक क्रियाओं में आ जाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त परिवहन भी किस में आ जाएगा? रक्त परिवहन भी आ जाएगा अनैच्छिक जैविक क्रियाओं में। अब सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी क्रियाएं, ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिनके ना होने या होने पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हिचकी, हिचकी आए चाहे ना आए, इससे क्या बॉडी पे कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता। छींक, छींक हाँ कुछ क्या करती है? बैक्टीरिया वायरस से प्रिवेंट करने का काम करती है, पर छींक ना आए तो इससे कोई बॉडी में हार्म नहीं होगा। ठीक है, खर्राटा, खर्राटे से भी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कैसी क्रियाएं हैं? ये सहायक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो पश्च मस्तिष्क ये भी 3 भागों में बटा होता है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। ये सारे सेरिबेलम का काम होता है, पोन्स के काम है जोड़ने का काम करता है, श्वसन क्रिया, स्टिमुलस को लेगा ब्रेन तक पहुंचाएगा। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा 2 भागों में बटा होता है, जैविक और सहायक क्रिया। सारी अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा ही पूरी की जाती हैं। अब जो जैविक क्रियाएं, जैविक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उनके न होने से क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, रक्त परिवहन इसी में आएगा। सहायक क्रियाएं ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जिनके न होने से या होने से बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे हिचकी, छींकना, खर्राटे, ये सब इसमें आते हैं, सहायक क्रियाओं में आती हैं। तो ब्रेन का आई होप आपको पूरा ब्रेन का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क हमने डिटेल में पढ़ लिया, और इन्हीं दोनों से प्रश्न भी बनते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न में क्या पूछा था? अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में पूछा था। तो अनैच्छिक क्रियाएं, एक तो क्या बोला था? पश्चिम मस्तिष्क। अब पश्चिम मस्तिष्क में क्या होता है? सेरिबेलम होता है और मेडुला होता है। और जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैविक और सहायक, अभी हमने पढ़ा है, मेडुला के द्वारा कंट्रोल होती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान डैश डैश का अध्ययन है, बैक्टीरिया का, फंगस का, एल्गी का या फिर वायरस का। कवक विज्ञान, कवक विज्ञान को और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है आपको बताना है। माइकोलॉजी फंगस का अध्ययन होता है, एल्गी का अध्ययन होता है, बैक्टीरिया का या फिर वायरस का। तो देखिए, बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। वहीं पे फंगस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी।
और यही प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्गी के अध्ययन को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी, या फिर इसको एल्गोलॉजी भी कहा जाता है। या क्या कहा जाता है? एल्गोलॉजी। ठीक है, ये एल्गी के अध्ययन हो जाएगा। और वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेड डैश प्रक्रम में ठोस पदार्थ में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही गैसीय अवस्था में आ जाता है। कौन सा ऐसा प्रक्रम है जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपतन, इवेपोरेशन यानी बाष्पीकरण, डिपोजिशन यानी निक्षेपण, बॉइलिंग यानी क्वथनान। कौन सा ऐसा प्रक्रम है जिसमें ठोस डायरेक्ट द्रव में आ जाता है? तो चलिए एक एक चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए सॉलिड लिक्विड में बदलता है तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा गलन, या फिर क्या बोला जाएगा? मेल्टिंग। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग या फिर गलन कहा जाएगा। और अगर लिक्विड इस ठोस में बदल रहा यानी लिक्विड बदल रहा सॉलिड में, तो इसको क्या बोला जाएगा? फ्रीजिंग। क्या बोला जाएगा? फ्रीजिंग बोला जाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग कहा जाएगा। अब आ जाते हैं लिक्विड में। तो अगर लिक्विड किस में बदल रहा है? गैस में बदल रहा है। लिक्विड किस में बदल रहा है? गैस में। तो इसको बोलेंगे वाष्पीकरण। क्या बोला जाएगा? वाष्पीकरण बोला जाएगा। और अगर गैस लिक्विड में बदल रहा है, जो गैस है वो लिक्विड में बदल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? संघनन। संघनन को और क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोला जाता है। तो सॉलिड लिक्विड में बदला, मेल्टिंग, और लिक्विड सॉलिड में बदला तो फ्रीजिंग, लिक्विड गैस में बदला तो वाष्पीकरण, और गैस लिक्विड में बदला तो हो गया संघनन। अब यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं, सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हुए बना किस में आ गया? गैसियस स्टेट में आ गया, यानी लिक्विड में नहीं बदला, डायरेक्ट किस में आ गया? गैस में आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपतन, सब्लिमेशन। और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठोस द्रव में नहीं आया, सीधे गैसियस स्टेट में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपतन बोलेंगे। और अगर गैस द्रव अवस्था में नहीं आया, सीधे आ गया ठोस अवस्था में, तो फिर इसको क्या बोलेंगे? निक्षेपण या फिर डिपोजिशन बोलेंगे। जस्ट अपोजिट, ऊर्ध्वपतन ठोस से डायरेक्ट गैस, और गैस से डायरेक्ट ठोस आता है तो इसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग क्या होता है? तो कोई भी द्रव जिस टेम्परेचर पे उबलना स्टार्ट कर देता है, यानी उबलने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग या फिर क्वथनांक बोला जाता है। ठीक है, सब्लिमेशन क्लियर हो गया, बाष्पीकरण क्लियर हो गया, निक्षेपण क्लियर हो गया, क्वथनांक क्लियर हो गया, मेल्टिंग क्या होती है? मेल्टिंग क्लियर हो गया, फ्रीजिंग क्या होती है? बाष्पीकरण, संघनन, सारी चीज़ें यहाँ पे ये क्या होती हैं? द्रव्य की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। इसकी थ्योरी क्लासेस भी मैंने पढ़ाई है, एनसीईआरटी सीरीज जब चला रहे थे तब इसकी थ्योरी क्लासेस भी मैंने पढ़ाई है। आप वहाँ से जाके इस टॉपिक को, पूरे टॉपिक को डिटेल में वहाँ पे हमने पढ़ा है, तो आप वहाँ से जाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? OC, O, OM या फिर OS? तो ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? O होता है। OS किसको बताता है? ओस्मियम को बताता है। OS किसका रासायनिक प्रतीक है? ओस्मियम का है। OC किसका है? ऑर्गनेशन का है। ठीक है, ऑर्गनेशन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? OC होता है। OM किसी भी चीज़ का रासायनिक प्रतीक नहीं होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक IR होता है? इरिडियम का, इंडियम का, आयरन का या फिर आयोडीन का? देखिए, रासायनिक प्रतीक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिलते हैं। हर एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन रासायनिक प्रतीक से पूछे गए। तो पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो IR किस चीज़ का, किसका रासायनिक प्रतीक होता है? बताइए इसको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा इरिडियम। इरिडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? IR होता है। इंडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? IN होता है। आयरन का क्या होता है? Fe होता है। जबकि आयोडीन का क्या होता है? I होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंखलन यानी कैटिनेशन का गुण डेड डैश में प्रबल होता है? सल्फर में, नाइट्रोजन में, सिलिकॉन में या फिर कार्बन में? श्रृंखलन यानी कैटिनेशन का गुण किस में सबसे अधिक होता है? तो कैटिनेशन, सबसे पहले समझिए कैटिनेशन क्या होता है। कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि किसी तत्व का अपने ही जैसे परमाणुओं से मिलके एक लंबी चेन या श्रृंखला का बनाना। तो सबसे प्रबल जो कैटिनेशन का गुण होता है, श्रृंखलन का गुण होता है, वो किस में होता है? कार्बन में होता है। इसका कार्बन का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए ये CC का एक बहुत ही मजबूत बंध बनाता है, यानी कार्बन कार्बन का एक लंबी श्रृंखला वाला मजबूत बंध बनाता है। यह जो श्रृंखला बनाता है वो लंबी भी हो सकती है और ब्रांच्ड भी हो सकती है, यानी शाखित श्रृंखला भी बना सकता है। और उसके अलावा रिंग वाली श्रृंखला यानी वलय वाली श्रृंखलाओं का फॉर्मेशन भी कार्बन कर सकता है।
बाकी सल्फर, सल्फर में भी कैटनेशन का गुण पाया जाता है, दिखता है जैसे S8 पे जो रिंग बनाता है सल्फर, तो सल्फर में भी श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, लेकिन कार्बन जितना नहीं पाया जाता। नाइट्रोजन में बहुत ही कम, ना के बराबर श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में जो बंध बनता है ना, यह बहुत ही कमजोर बंध होता है, बहुत वीक बंध होता है। ठीक है, और जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी कैटनेशन करता है यानी श्रृंखला बनाता है, लेकिन ये भी कार्बन जितना मजबूत नहीं बनाता है। ठीक है, सिलिकॉन में बंध तो बनता है, लेकिन ये भी बंध कैसा होता है, कमजोर होता है। कैसा होता है, कमजोर बंध होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। देखिए अगर यहाँ पे सीरीज में लगाएं तो सबसे मजबूत बंध किस में बनता है, कार्बन में, फिर बनता है सिलिकॉन में, फिर बनता है सल्फर में, और फिर बनता है नाइट्रोजन, यानी सबसे कमजोर बंध किस में बनता है, नाइट्रोजन में बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग है अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या फिर यूरिक एसिड। मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग क्या है, यानी जो मनुष्य नाइट्रोजनस पदार्थ को वेस्ट रूप में जो उत्सर्जित करता है, किस रूप में, अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करता है, यूरिया के रूप में, अमोनियम नाइट्रेट के रूप में, या फिर यूरिक एसिड के रूप में। देखिए अगर जो भी पदार्थ अमोनिया के रूप में वेस्ट पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर अमाउंट की ज़रूरत होती है, यानी जो अमोनिया के रूप में उत्सर्जित होता है, उत्सर्ग होता है, तो उसको उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी का लॉस होता है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है। तो अमोनिया के रूप में जो उत्सर्जन करते हैं वो सारे कैसे जीव होते हैं, जलीय जीव होते हैं। अमोनिया ज़्यादातर मछलियों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, क्योंकि उनके पास तो पानी की कमी होती नहीं है। ठीक है, जो मनुष्य होता है वो यूरियोटेरिक होता है, यानी नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिया के रूप में ये करता है। अमोनियम नाइट्रेट ये उत्सर्जन पदार्थ नहीं होता है। यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन करते हैं, तो जितने भी पक्षी होते हैं, पक्षी और सरीसृप, कौन, पक्षी और सरीसृप, ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजन का उत्सर्जन करते हैं। इसमें सबसे कम वाटर लॉस होता है, यूरिक एसिड के रूप में जो वेस्ट उत्सर्जित होता है, तो इसमें सबसे कम वाटर का लॉस होता है। ठीक है, ये सॉलिड के रूप में यूरिक एसिड जो होता है वो सॉलिड के रूप में होता है, वेस्ट को उत्सर्जित करते हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत चुंबक होता है, कंपास, इलेक्ट्रिक वेल, इलेक्ट्रिक हीटर या फिर फ्यूज। किस में विद्युत चुंबक होता है, तो जो कंपास होता है ना, कंपास एक प्रकार का क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं स्थायी चुंबक। कंपास क्या होता है, एक प्रकार का स्थायी चुंबक होता है। जो इलेक्ट्रिक वेल विद्युत घंटी होती है ना, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक प्रेजेंट होता है। तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक हीटर ये केवल हीटिंग एलिमेंट होता है, यानी सिर्फ हीट करने का काम करता है। ठीक है, ये हीटिंग एलिमेंट होता है। जबकि फ्यूज क्या होता है, ये सुरक्षा उपकरण होता है। जब भी देखते हैं वोल्टेज या पावर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर सर्किट को कट कर देता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, सुरक्षा उपकरण होता है, जो बाकी घर के इक्विपमेंट जो होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनको सुरक्षित रखने का काम करता है। तो ये रहे आज के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम है, पर हमने पढ़ा ज़्यादा है। प्रश्नों की संख्या भले ही कम है, आज हमको डिटेल में ब्रेन पढ़ना था, ब्रेन पूरा कंप्लीट करना था यहाँ पे, इसलिए हमने प्रश्नों को कम रखा है। यानी हमने भले ही प्रश्न कम पढ़े हैं, पर हमने कंटेंट ज़्यादा यहाँ पे पढ़ा है, इसलिए आज कम ही प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी क्लास। बताइएगा कॉमेंट करके कि आपको जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई हैं, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया है, आपको समझ में आया कि नहीं। क्योंकि A to Z एक एक चीज़ें जो बताई गई हैं वो सारे आपके काम की, यानी वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, बने भी हैं और आगे बनेंगे भी। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया गया है, आप अब एक नोटबुक लेके बैठिए, एक कॉपी अपनी लेके बैठिए और उसको शॉर्ट फॉर्म में नोट करते चलिए। ये कब आपको काम आएगा, जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा ना, तो आप 1-2 दिन पहले अगर एक बार जस्ट ऐसे नज़र भी मार लेंगे ना, तो तब भी आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। क्यों फिट हो जाएंगी, क्योंकि आपने लिखा है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, इसको रिवाइज करने में टाइम लगता। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है वो अपना खुद का नोट्स होता है। कम टाइम में आप 1 घंटे में अपना पूरा नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक में डिफिकल्टी जा रही है, आपको लगता है कि हाँ हमको ये टॉपिक पढ़ना है, इसमें प्रॉब्लम जा रही है, तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस टॉपिक की मैं थ्योरी भी करवाऊंगी, और थ्योरी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट MCQ बन सकेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, रिपीट हुए हैं, उनको भी साथ ही साथ वहाँ पे डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला कौन-सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक? बाकी ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चलती ही रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।